जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सेतु जीएस अकेडमी में। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर जो 26/12/2021 को पूछा हुआ है प्रथम शिफ्ट में। दोस्तों यदि आप भी बिहार दरोगा बनना चाहते हैं तो बिहार दरोगा का जितना भी प्रीवियस ईयर है शुरू से अब तक का उसे 1 से 2 बार जरूर देख ले। इसी से आपको एग्जाम में काफी प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न को बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ल्यूसिन। ल्यूसिन क्या है? तो एक आवश्यक अमीनो एसिड है। अब ध्यान रखिएगा कि जो आवश्यक अमीनो एसिड है वो क्या होता है। तो ऐसे अमीनो अम्ल जो मानव द्वारा निर्मित नहीं किया जा सकता है उसे बोलते हैं आवश्यक अमीनो एसिड। अब ध्यान रखिएगा कि जो अमीनो अम्ल है उसकी संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। तो जो 10 अमीनो अम्ल होता है ये खुद शरीर निर्माण कर लेता है, और जो 10 होता है अमीनो अम्ल ये कहां से प्राप्त होता है? तो पोषण के माध्यम से यानी भोजन के माध्यम से प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा 20 अमीनो अम्ल से मिलकर क्या बनता है? तो प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ल्यूसिन। इसके बाद ध्यान रखिएगा और है, जैसे होगा आइसोल्यूसिन। ठीक है, आइसोल्यूसिन ये भी क्या है? एक है आवश्यक अमीनो एसिड। इसके बाद है, चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी हैं? तो ध्यान रखिएगा कि जो चेन मेंग है इनका संबंध किस खेल से है? तो टेबल टेनिस से है। ध्यान रखिएगा कि चेन मेंग का संबंध किस खेल से संबंध है? तो टेबल टेनिस से है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन से रामसर प्रस्ताव संधि से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा कि जो रामसर साइट है उसका संबंध किससे है? तो आर्द्र भूमि के संरक्षण से। ध्यान रखिएगा कि जो रामसर साइट है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 2 फरवरी 1971 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, और ये कहां पे है? तो ईरान में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा किससे संबंधित है? तो आर्द्र भूमि से संबंधित है। ध्यान रखिएगा कि जो आर्द्र भूमि दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो जो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है वो कहां पे स्थित है? तो वो है देहरादून में स्थित है। ध्यान रखिएगा कि वन अनुसंधान संस्थान कहां पे है? तो देहरादून में स्थित है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, निम्न में से किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमिलिन का विक्रय आरंभ कर दिया? तो ध्यान रखिएगा ऐसी कौन सी कंपनी थी जिसने 1983 ईस्वी में ह्यूमुलिन का विक्रय आरंभ किया था? तो एली लिली कंपनी ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा एली लिली कंपनी जो किस देश की कंपनी है? तो ये यूएसए की कंपनी है। ध्यान रखिएगा यूएसए की कंपनी है, अमेरिका की। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये क्या है? तो पूर्ण वर्ग संख्या है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। ध्यान रखिएगा कि जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदे को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में क्या है? तो वो है स्टार्च यानी मॉड। ठीक है, रखिएगा कि चावल के पानी में क्या है? तो स्टार्च यानी मॉड। इसके बाद है, सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि सप्त क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो राम मनोहर लोहिया द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा कि सप्त क्रांति शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो राम मनोहर लोहिया द्वारा किया गया था। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 है, क्वाड में कौन सा 4 देश समाविष्ट किए गए हैं? तो ध्यान रखिएगा कि जो क्वाड संस्था है उसमें कितने देश हैं? 4 हैं। तो 4 देश कौन कौन है? चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन देख रहे हैं डी, यूएसए, जापान, भारत और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो क्वाड में कुल कितने देश हैं? 4 हैं, यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। अब ध्यान रखिएगा कि जो देख रहे हैं क्वाड, इसकी विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो 2007 ईस्वी में दिया गया था। किसके द्वारा? तो जापान के पीएम शिंजो अबे के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा शिंजो अबे के द्वारा दिया गया था ये विचार, क्वाड का विचार। ठीक है, कब? तो 2007 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो जापान के पीएम शिंजो अबे के द्वारा। इसके बाद है कि भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो ध्यान रखिएगा कि जो जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1974 ईस्वी में पारित किया गया था। ध्यान रखिएगा, फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1974 ईस्वी में पारित किया गया था। ध्यान रखिएगा ये बार बार प्रश्न पूछे जाने वाला है। इसके बाद है, कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा है?
तो कौन सा ऐसा मंत्रालय है जो खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा हुआ है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, युवा मामले और खेल मंत्रालय। ध्यान रखिएगा कि जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो कब मनाए जाते हैं? 29 अगस्त को मनाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पे। इसके बाद है भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? तो वो है बैरन द्वीप। ठीक है, ये कहां पे है? तो अंडमान निकोबार में स्थित है। ध्यान रखिएगा कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? तो बैरन द्वीप है, जो कहां पे स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है। इसके बाद है इंपेक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है? तो ध्यान रखिएगा कि जो इंपेक्स है इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है प्रवासी मजदूरों से संबंधित है। ध्यान रखिएगा कि जो इंपेक्स क्या है? तो एक सूचकांक है जिसका संबंध किससे है? तो प्रवासी मजदूरों से संबंधित है इंपेक्स। इसके बाद है वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रारंभिक सत्ता का स्रोत है? चलिए देखते हैं कि वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रारंभिक सत्ता का स्रोत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कानून क्या है? तो प्रारंभिक सत्ता का एक स्रोत है। किसके द्वारा बताया गया था? तो वेबर के द्वारा बताया गया था। इसके बाद है पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा कि जो हैप्पीनेस ऑल अराउंड है ये किसकी पुस्तक है? अभिजीत गुप्ता की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? तो अभिजीत गुप्ता है। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद है प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी। तो ध्यान रखिएगा कि जो प्रथम अफीम युद्ध था, ठीक है, इसके तहत पहली संधि कौन कराई गई थी? वो है नॉन किंग की संधि। ठीक है, नॉन किंग की संधि। अब ध्यान रखिएगा कि जो प्रथम अफीम युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? तो 1839 से 1842 के बीच हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा किसके बीच हुआ था? तो चाइना और ब्रिटेन के बीच हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो प्रथम युद्ध का समापन करने वाली कौन सी संधि? ये हुआ था नॉन किंग की संधि। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद है कि भारत के किस राज्य में कट्टी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो कट्टी बिहू महोत्सव का आयोजन कहां किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, चलिए देखते हैं ऑप्शन में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, असम में। ध्यान रखिएगा कि अंबुबाची का मेला कहां पे लगता है? तो ये असम में लगता है। इसके बाद है क्या? कामाख्या मंदिर। ये कामाख्या मंदिर भी कहां पे है? तो असम राज्य में स्थित है। इसके बाद है पूरा का अर्थ है, तो जो पूरा का अर्थ है इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होगा? तो प्रोवाइडिंग अर्बन अमेनिटीज इन रूरल एरिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि पूरा का अर्थ क्या होता है? तो प्रोवाइडिंग अर्बन अमेनिटीज इन रूरल एरिया। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है। ध्यान रखिएगा कि इसका विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इसका विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा दिया गया था। कब? तो 2003 ईस्वी में दिया गया था। ध्यान रखिएगा कि 2003 ईस्वी में दिया गया था। इसका जो उद्देश्य होता है विकास को, ग्रामीण विकास को सशक्त बनाने के उद्देश्य से ये प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? तो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। ध्यान रखिएगा कि ग्रामीण विकास को सशक्त बनाने के लिए ये उद्देश्य से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कब? तो 2003 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का कारण नहीं है? चलिए देखते हैं जाति प्रथा का कारण नहीं है। देखिए जाति जन्म से निर्धारित होती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसके बाद है विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकता है, ये भी सही है। इसके बाद है विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समूह के बाहर नहीं होता है बल्कि समूह में ही होता है। इसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे जाति सदस्यता में खाने और खाना बांटने से संबंधित नियम शामिल होते हैं। बिल्कुल सही है। तो ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है एंकर शब्दावली का प्रयोग होता है। तो जो एंकर शब्द है इसका संबंध किससे है? तो रिले रेस से है। ठीक है, ध्यान रखिएगा एंकर शब्दावली का संबंध किससे है? तो रिले रेस में इसका प्रयोग किया जाता है एंकर शब्दावली का। इसके बाद है हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाला हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो ध्यान रखिएगा कि भारत के सबसे ऊंचा हर्बल पार्क का उद्घाटन कहां पे किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा उत्तराखंड। तो भारत के सबसे ऊंचा हर्बल पार्क का उद्घाटन कहां पे किया गया है? तो उत्तराखंड में लगाया गया है। इसके बाद है भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है?
तो ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक चाय का उत्पादन करने वाला भारत का कौन सा राज्य है, तो असम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो असम में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि विश्व में चाय का सबसे बड़ा उपभोक्ता, ध्यान रखिएगा कि विश्व में सबसे ज्यादा चाय का उपभोक्ता कौन सा देश करता है, तो अपना देश भारत करता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा उत्पादक के अनुसार, ठीक है, विश्व में चाय के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, तो दूसरा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उपभोक्ता में कौन है, तो प्रथम स्थान भारत का। उत्पादक में कितना स्थान है, तो दूसरा है। इसके बाद है भारत आकार में है, तो भारत आकार में है, इसका जो राइट आंसर होगा विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। ध्यान रखिएगा कि जो भारत है ये विश्व का कौन सा बड़ा देश है, तो 7वें क्रम का बड़ा देश है। इसके बाद है क्वेश्चन मछली देखते हैं हम लोग 24। ऐसी समिष्ट पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरे को न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है, उसको क्या बोलते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा, उसको बोलते हैं सहभोजिता। जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरे को न तो लाभ हो और न हानि हो, उसके बोला जाता है, क्या बोला जाता है, तो सहभोजिता बोला जाता है। इसके बाद है कि सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है, तो सौर सेल में प्रयुक्त किया जाने वाला कौन सा तत्व है, वो है सिलिकॉन। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिलिकॉन। इसके बाद है, चलिए तो देख रहे हैं ये करंट है। ठीक है, यहाँ पर चलिए हम लोग चलते हैं। प्रदीप्त नलिका एवं नियॉन चिन्ह बल्ब में होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, प्लाज्मा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो प्रदीप्त नलिका तथा नियॉन चिन्ह बल्ब में किसका प्रयोग किया जाता है, तो प्लाज्मा होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी डी हो जाएगा इसका। इसके बाद है निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योगों के विकास हेतु औद्योगिक साख एवं निवेश निगम का प्रयोजन करता था। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, विश्व बैंक आयोग। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय को राज्य सूची से समर्थित सूची में डाल दिया, इनमें से कौन सी नीचे गलत उल्लेखित है? तो चलिए देखते हैं हम लोग कौन कौन सा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए शिक्षा वन। ठीक है, तो शिक्षा और वन को समर्थित सूची में डाला गया है, बिल्कुल सही है। इसके बाद है वन यहाँ पर दिया गया है, जंगली जानवरों का संरक्षण ये भी शामिल किया गया है। इसके बाद है देखिए यहाँ पर दिया है जो वन तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो देख रहे हैं स्थानीय सरकार, ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पे जो देख रहे हैं स्थानीय सरकार ये नहीं होगा, बल्कि ये जो देख रहे हैं वन हो गया, ठीक है, शिक्षा हो गया, जंगली जानवरों का संरक्षण हो गया, ये सभी किसमें है, तो ये समर्थित सूची का विषय है। तो ध्यान रखिएगा कि समर्थित सूची में कुल कितने विषय हैं, तो टोटल है 52। ठीक है, कितना है 52, और प्रारंभ में कितना था, तो 47 था। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि समर्थित सूची में कितना पहले था, तो 47 था, अब कितना है वर्तमान में, तो 52 है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि जो राज्य सूची है उसमें पहले कितना विषय था, तो 66 था। ठीक है, अब 5 इधर ला दिया गया है, यानी समर्थित सूची में डाल दिया गया है, तो कितना बचा 61। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि राज्य सूची में पहले कितना था, तो 66 था, वर्तमान में कितना विषय है, तो 61 है। इसके बाद है कि 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस के द्वारा होगी? तो ध्यान रखिएगा कि 2024 में ओलंपिक खेल का मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पेरिस, जो किस देश की राजधानी है, तो फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि 33वें क्रम का ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ खेला जाएगा, तो पेरिस में खेला जाएगा। इसके बाद है जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे है अबुल हसन और उस्ताद मंसूर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उस्ताद मंसूर को। ध्यान रखिएगा कि जहांगीर के शासनकाल में 2 चित्रकार बहुत प्रसिद्ध थे, एक का नाम था अबुल हसन और दूसरा का नाम था उस्ताद मंसूर। तो उस्ताद मंसूर को कौन सा उपाधि दिया गया था, तो नादिर उल असर की उपाधि दिया गया था। किसके द्वारा, तो जहांगीर के द्वारा। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि जो उस्ताद मंसूर थे ये किसका चित्र बनाते थे, तो पौधे और जीव जंतुओं के चित्र बनाते थे। कौन, उस्ताद मंसूर। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि जो देख रहे हैं अबुल हसन को कौन सा उपाधि दिया गया था, तो नादिर
नादिर उल जमान। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, तो ध्यान रखिएगा कि नादिर उल, देखिए यहाँ पे नादिर उल असर की उपाधि किसे दिया गया था, तो उस्ताद मंसूर को दिया गया था। और जो अबुल हसन था इसे कौन सा उपाधि दिया गया था, तो नादिर उल जमान की उपाधि दिया गया था। किसके द्वारा, तो जहांगीर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर चलिए देखते हैं, पेले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था, तो पेले का संबंध किस खेल से है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये फुटबॉल से संबंधित है। इसके बाद है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी। तो ध्यान रखिएगा जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है इसका जो कार्यकाल था, यानी समय काल था, वो कब से कब तक था, तो 1985 से 1990 ईस्वी के बीच था। ध्यान रखिएगा कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या है, तो 1985 से 1990 है। इसका जो 1985 से 1990 है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, चलिए देखते हैं यहाँ पे 33 का ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर होगा क्वेश्चन इसका। ठीक है, जितना भी देख रहे हैं यहाँ पे, चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए, कृषिगत विकास उन्मुख समृद्धि, औद्योगिक विकास उन्मुख समृद्धि, इसके बाद है सेवा क्षेत्र विकास उन्मुख समृद्धि। ठीक है, इस तीनों जो देख रहे हैं ए बी सी, ये सभी होगा। ठीक है, ये सभी इसका उद्देश्य रखा गया था। ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना का जिसका समय था 1985 से 1990 के बीच था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, तो ध्यान रखिए उसको क्या बोलते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नियंत्रक छड़। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो होगा नियंत्रक छड़। तो ध्यान रखिएगा कि नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो कैडमियम और बोरान का छड़। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो कैडमियम और बोरान के छड़ का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है यूटोपिया का लेखक कौन था, तो ध्यान रखिएगा कि जो यूटोपिया का लेखक है वो कौन है, तो थॉमस मोर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूटोपिया नामक पुस्तक किसकी है, तो थॉमस मोर की है। इसके बाद है, चलिए यहाँ पर देखते हैं कि कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म, तो कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया की राइबोसोम क्रमशः है। ठीक है, बताना इसमें कि जो साइटोप्लाज्म है उसमें कितने राइबोसोम होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में कितने राइबोसोम होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में कितने राइबोसोम पाए जाते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर जो देख रहे हैं 70S, ठीक है, सॉरी यहाँ पर देखिए एक मिनट, हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो 80 राइबोसोम किस में पाए जाते हैं, कोशिका द्रव में। इसके बाद देख रहे हैं 70 और 70, तो 70 और 70 राइबोसोम किस में पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में। ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि 80 राइबोसोम किस में पाए जाते हैं, तो साइटोप्लाज्म में, 70 किस में पाए जाते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके बाद चलिए यहाँ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 37, निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है। समूह का उदाहरण यहाँ पे बताना है आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सिनेमा रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा करते यात्री। ठीक है, तो ये दर्शा रहे हैं समूह का उदाहरण। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सिनेमा जो बोल रहे हैं, दर्शक, संगीत समारोह में दर्शक, परिवार के सदस्य। देखिए यहाँ पे समूह का उदाहरण कौन सा है, ठीक है, तो रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा करते यात्रियों का जो समूह है वो कहा बता रहे हैं, तो समूह का एक उदाहरण है। इसके बाद है कि अरुणोदय, ठीक है, अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है। तो ध्यान रखिएगा कि जो अरुणोदय योजना है ये किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, असम राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो मौलिक कर्तव्य से कौन सी समिति है संबंधित, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो मौलिक कर्तव्य है ये कब जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, किस समिति की सिफारिश पे, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा कि जो मौलिक कर्तव्य है ये कहां से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है। इसका चर्चा किस भाग में है, तो 4 के क में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और किस आर्टिकल में है, तो 51 के क में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में
मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो वो है 11। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन सा है, तो 11 है। इसके बाद है कि जो सरदार समिति है इसके द्वारा कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया गया था, तो 10 जोड़ा गया था इनके सुझाव पर। इसके बाद है कि निम्न में से, चलिए करेंट है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे चलते हैं। गंधार कला शैली समन्वय है। तो ध्यान रखिएगा कि जो गंधार कला शैली है यह किससे संबंधित है, इसका जो राइट आंसर होगा वो किसका समन्वय है, ये है भारतीय और ग्रीक कला का। ठीक है, ये एक समन्वय है। तो ध्यान रखिएगा कि जो गंधार कला है इसका संबंध किससे है, तो भारतीय और ग्रीक कला का एक समन्वय है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो देख रहे हैं बौद्ध कला की एक शैली है, जो गंधार कला है ये क्या है, तो बौद्ध कला की एक शैली है। इसका जो विकास हुआ था किसके समय हुआ था, तो कुषाण वंश के शासक, ठीक है, कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय प्रारंभ हुआ था। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो ध्यान रखिएगा कि जो हर्षवर्धन के समय हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन होगा ए। ठीक है, कनौज में थी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए 43 जो है इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसको बना लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद है, चलिए टाइम ज्यादा हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन 44, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है। तो ध्यान रखिएगा कि उड़ीसा सरकार के द्वारा कौन सा पोर्टल शुरुआत किए गए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सुमंगल पोर्टल की शुरुआत किस राज्य ने किया है, तो उड़ीसा राज्य ने किया है। इसके बाद है इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह है। तो ध्यान रखिएगा कि इडली बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो स्टीमिंग कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इडली बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, स्टीमिंग। देखिए कैसा कैसा प्रश्न पूछा है। इसके बाद है भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई थी। तो ध्यान रखिएगा कि भारत में संघीय न्यायालय की जो स्थापना की गई थी किसके तहत की गई थी, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। अब ध्यान रखिएगा कि संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो 1937 में की गई थी। ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई थी, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 कब की गई थी, तो 1937 ईस्वी में। इसके बाद है कि सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन का कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इमर्शन फ्रीजिंग। ठीक है, सबसे तेज हिमीकरण विधि बताना है यहाँ पे कि सबसे तेज हिमीकरण विधि कौन सा है जिसमें तरल नाइट्रोजन का कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इमर्शन फ्रीजिंग कहा जाता है। इसके बाद है कि भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो ध्यान रखिएगा किसके द्वारा शुरू किए गए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अमेजन। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किए गए हैं, तो अमेजन के द्वारा शुरू किए गए हैं। इसके बाद है जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था। तो ध्यान रखिएगा कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था ये कब घटा था, तो 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड लिनलिथगो थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड लिनलिथगो। इसका जो शासन काल था कब से था, तो 1936 से लेकर 1943 के बीच था लॉर्ड लिनलिथगो का। इसके बाद है कि दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में डॉट डॉट होती हैं। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में डॉट डॉट होती हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, समयावधि एकता। ठीक है, इसके बाद है निसार इसरो तथा डॉट डॉट का संयुक्त प्रोजेक्ट है। ध्यान रखिएगा कि जो निसार है इसरो तथा डॉट डॉट का संयुक्त प्रोजेक्ट है, तो किसका है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा NASA, यानी बोल सकते हैं नासा। ठीक है, ध्यान रखिएगा किसका है, तो नासा का ये संयुक्त प्रोजेक्ट है। कौन सा, तो निसार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है। तो ध्यान रखिएगा कि जो दाई दीदी क्लिनिक है, ध्यान रखिएगा कि दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है, तो छत्तीसगढ़ के द्वारा की गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है लास्ट, कर्क रेखा निम्नांकित में किन भारतीय राज्यों के समूह से होकर गुजरती हैं।
इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा। ध्यान रखिएगा जो कर्क रेखा है, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोला जाता है, तो कर्क रेखा। ध्यान रखिएगा जो कर्क रेखा है ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं, तो 8 राज्यों से गुजरती हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आप लोग एक कमेंट में क्वेश्चन का जवाब बताइएगा कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है।